पहले भारतीय भुखमरी के कारण मर जाते थे, तो आज सरकारों के पास तुम्हें भुखमरी से बचाने का ये तोड़ है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे दो। जिस तरीके से दूसरों ने मुझे देखा, मैंने उनके देखने के, उनके नज़रिए को जो मेरे लिए था उसे मैंने अपना लिया। मैं वही तो बना। तुम सर्कस के वही बंदर हो जो कि दूसरों की उंगलियों पे नाच रहा है और उसे चाहिए आज़ादी भी। जब तुम्हारी कनपटी पे कोई बंदूक लगाए है, अरे ये तो ही हैव डिवाइन पावर्स। अंधों के शहर में देखा सभी अंधे, जन्मजात अंधे, घनघोर अंधे। पूरी अपनी तुम जिंदगी जी करके चले गए किसी और की जवाबदारी पर। अभी भी सुनाओ कि हम एक रिश्ते में आज़ाद हो गए। अब 2 रास्ते दे दिए, उनमें तुम मुझे चुनाव करने का अधिकार दे रहे हो, तो दे भी क्यों रहे हो? अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई इसलिए लड़ी ताकि एक विदेशी ताकत आकर जो हमारे देश में बैठी थी, जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रही थी, और वो हुकूमत ऐसी हुकूमत थी कि क्रूर शासन था, जिसमें कि 10 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देते केवल इसी वजह से कि उनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं था। मतलब कि 10 मिलियन लोग भुखमरी की वजह से मर जाते हैं। तब हमारी थोड़ी बहुत जागरूकता आती है कि अब तो हमें इनके खिलाफ़ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हालत ऐसी हो चुकी है कि अब तो हम मर रहे हैं, ऐसी कि भिखमंगों की तरह मौत आ रही है। उससे अच्छा थोड़ा लड़ के मर लो। जब ऐसी स्थिति आई तब जाकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विद्रोह करा। लेकिन तब तो स्थिति ऐसी थी कि जानते थे कि सामने दुश्मन कौन है, जानते थे कि हम किसके ग़ुलाम हैं, और अंग्रेज़ों के लिए केवल इसीलिए तो लड़ पाए। सबसे बड़ा मुद्दा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ यही तो बनाया, इकोनॉमी को लेकर के, कि एक बाहर की ताकत आकर के तुम्हारे देश के रिसोर्सेज को अपने कब्जे में करे हुए हैं, तुम्हारे देश के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है। अंग्रेज़ क्या करते थे, भारत से रॉ मटेरियल ले जाते थे और जाकर के अपने देश में मैन्युफैक्चर करते थे, वापस से ला कर के भारत में बेच देते थे। पूरा बीच का मुनाफा अंग्रेज़ अपनी जेब में रखते थे। अंग्रेज़ों के यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, और हमारा क्या हो रहा था, हमारा दिवालिया निकल रहा था। हम धीरे धीरे करके गरीब होते जा रहे थे। तब हमारे यहाँ जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्रांति को जन्म दिया कि ऐसा नहीं चलेगा कि हमारे देश के लोग भूखे मरें और तुम अपने देश को भरते जाओ। तुम अपने यहाँ पे हमारे देश के रॉ मटेरियल से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करो, और जिस किसान का तुम यहाँ से कॉटन लेकर के जा रहे हो, नील लेकर के जा रहे हो, वो किसान यहाँ पर भूखा नंगा मरता रहे, और तुम्हारी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वो चलती रहें। और इतना भी जब लूटने से तुम्हें मज़ा नहीं आया तो वही सामान ला करके भारत तुमने दोबारा बेचा, क्योंकि तुम्हारा सामान सस्ता था, अच्छी क्वालिटी का था, तो वही तुम्हारा सामान बिकने लगा। भारत की इंडस्ट्रीज तबाह हो गई। जब कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उन्होंने इस बात को उठाना शुरू करा, तब जाकर के जागरूकता आई कि चलो अब तो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आज की ग़ुलामी की अगर बात कर लूँ मैं, आज कोई फिजिकल ग़ुलामी नहीं है, आज मानसिक ग़ुलाम है, क्योंकि हमारी विचारधारा हमारी नहीं है। जैसा कि मैं हर बार कहते आया हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ तक मुक्त करना चाहता हूँ जहाँ तक तुम्हारी विचारधारा के भी तुम गुलाम ना रहो। सबसे बड़ी और सबसे उच्च लेवल की जो गुलामी होती है वो व्यक्ति के स्वयं के विचार होते हैं। उसे लग रहा होता है कि ये जो स्वयं के विचार हैं ये मेरे स्वयं के हैं। असलियत में स्वयं के विचार जैसा कुछ होता ही नहीं है। तुम्हारे विचार आए कहाँ से? ये समाज की देन है तुम्हारे विचार। तुम आज जो भी प्रोफेशन में हो, जो भी तुम कर रहे हो, ये भी इसी समाज की देन है। कौन सी तुम्हारी मर्जी थी डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कलेक्टर बनने की? तुम्हें अगर मैं एकदम इतना सारा रुपए उठाकर रख दूं, लो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, फिर बनो जा कर के, कोई नहीं आएगा बनने के लिए। लेकिन तुम, मुझे रुपए कमाना है क्योंकि सोसाइटी में, समाज में मुझे इज्जत चाहिए, इस वजह से ये काम मुझे करना है, और ये काम तब होगा जब मैं इसके लिए पढ़ाई करूँगा। हर चीज़ में तो तुमने कंडीशन अप्लाई कर दी, और फिर कहते हो कि हम आज़ाद हैं। किस चीज़ से आज़ाद हो? तुम सर्कस के वही बंदर हो जो कि दूसरों की उंगलियों पे नाच रहा है, और उसे चाहिए आज़ादी भी। नहीं मिल सकती आज़ादी। आज़ादी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गहना है। अगर मैं कहना चाहूँ सबसे ज़रूरी अगर कुछ है तो वो आज़ादी है, क्योंकि आज़ादी ही परमेश्वर ने तुम्हें दी है। और ये आज़ादी जब तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए गिरवी रखने लगते हो, स्कूल में गए, उनके डिसिप्लिन, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से बन गए। कोई भी काम कर रहे हो, कहीं पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन है। बड़े होकर के किसी की नौकरी करने लगे, वहाँ पे तो एकदम ही गुलाम बन चुके हो। लेकिन इनसे भी सबसे बड़ी एक है मानसिक गुलामी।
आज की स्तर यह आ चुका है मानसिक गुलामी का कि जो तुम्हारे फ़ोन के एप्लीकेशंस हैं, जो तुम्हारे फ़ोन के ऐप्स हैं, वो तुम्हें अपना गुलाम बना चुके हैं। तुम्हें पता नहीं चलता कितने देर तुम इंस्टाग्राम पे क्या देखते हुए निकाल दे रहे हो। तुम्हें ये भी नहीं पता चलता कि व्हाट्सएप पे या तुम ट्विटर पे क्या आपस में लड़ने में लगे हो, इसमें तुम्हारा कितना समय निकल रहा है, और वो भी दूसरों के लिए। इससे बड़ी गुलामी क्या होगी। आजकल गुलाम बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। विज्ञापन ही तो देना है, अपनी एक फ़ौज ही तो डेवलप करनी है। आपस में वो लड़ते रहेंगे क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। आप ज़रा ये सोचिए कि वो जो एक एप्लीकेशन है उसका एल्गोरिथम इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है कि वो तुम्हें तुमसे बेहतर तरीके से समझ लेता है। तुम्हें जैसा देखना है तुम्हारे मूड के हिसाब से वो वैसी चीज़ें तुम्हें दिखा देता है, और तुम धीरे धीरे उसके गुलाम होते चले जाते हो। तो विचारधारा तक तुम्हारी नहीं है, इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती है। जो लोग एथिक्स पढ़ते होंगे वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। एथिक्स में फ्री विल तब मानी जाती है जब आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो। किसी भी प्रकार के दबाव का मतलब यहाँ पर दो दबाव से है। एक तो कि तुम्हारी कनपटी पे कोई बंदूक ना लगाए हो कि तुम्हें यही काम करना है। अब जब तुम्हारी कनपटी पे कोई बंदूक लगाए है तो कैसे भी ना कैसे करके तुम उसकी बात तो मानोगे। अपनी जान बचाने के लिए उसका कहा तो पूरा करोगे। एक तो ये चीज़ कि बाहर से आकर के कोई भी तुम्हारे ऊपर फोर्सफुली तुमसे कोई काम ना करा पाए। लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम होता है, जैसे कि पहले अंग्रेज़ों ने करा, हमारे ऊपर बंदूक तानी और ज़बरदस्ती वही काम हमसे कराए और हम ही को मारा। आजकल ऐसी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। लेकिन ज़रा मानसिक गुलामी की भी बात कर लो। एथिक्स में दूसरे नंबर पे आता है फ्री विल का। सबसे बड़ा यही है कि अगर 10 रास्ते हैं तो 10 में से 10 रास्ते आपको मालूम होने चाहिए। लेकिन जब आपको 2 रास्ते ही दिखा दिए जाते हैं, फिर कहा जाता है इन दोनों में से चुन लो, क्या चुनना है तुम्हें। अब 2 रास्ते दे दिए, उनमें तुम मुझे चुनाव करने का अधिकार दे रहे हो, तो दे भी क्यों रहे हो। मुझे 10 रास्ते दिखाते, जितने हैं उतने रास्ते दिखाते पहले, फिर मैं उनसे अगर एक तय करता तब तो वो मेरी हुई कि चलो ये मैं अपने कॉन्शियस लेवल पे जा कर के तब मैं उसे कर रहा हूँ। और कॉन्शियस लेवल पे भी तब जा कर के जब बाहर से मैं इन्फ्लुएंस ना हूँ किसी से। अब 10 रास्ते अगर दिखा भी दिए, उसमें से बार बार मुझे कोचे जा रहे हो कि यही रास्ता अच्छा है, यही रास्ता सबसे बेस्ट है, इसी रास्ते पे तुम्हें होटल भी मिलेंगे, अच्छी अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी, एकदम मक्खन सी रोड है। 10 बार जब मुझे वही बता रहे हो तो इन्फ्लुएंस तो मुझे होना ही है, मैं तो वही करूँगा। सीधा वही है कि बड़े होकर बनना जो चाहो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम जो भी करना चाहो, जो भी बनना चाहो, लेकिन बन इंजीनियर जाना या बन डॉक्टर जाना। अब इन सबको किस प्रकार से तुम फ्री विल बोल सकते हो, जहाँ पर फ्री विल नहीं होती। ये भी एथिक्स का कंसेप्ट है कि अगर फ्री विल नहीं है तो वो व्यक्ति उस कार्य को लेकर के बिल्कुल भी जवाबदेही या उसकी जिम्मेदारी 1% भी नहीं है। तो ज़रा सोचो, तुम जो भी तुम काम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी तुम नहीं ले पाओगे। तुम्हें लग रहा है कि ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे मानसिक लेवल पे कितना ज़्यादा तुम पे दबाव है, कितना ज़्यादा तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, ये तुम भी नहीं जानते हो। और जब तुम जानते नहीं हो तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी काट के चले गए, पूरी अपनी तुम ज़िंदगी जी करके चले गए किसी और की जवाबदारी पर, किसी और के रहमो करम पर, किसी और की विचारधारा पर, क्योंकि तुम अपनी विचारधारा बना नहीं पाए। अब कहोगे कि विचारधारा कैसे बनाएं। मानो कि 10 विचारधाराएँ ये पूरी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उस लेवल पे आ गए कि तुम्हें सबके पता है, सबकी अच्छाई सबकी बुराई हर चीज़ पता है, किसी की भी पक्षपात नहीं कर रहे हो तुम। वहाँ पर जाकर के जो विचार अब तुम अपने डेवलप करोगे वो तो आज़ाद विचार हैं, लेकिन अगर 1-2 जान लिए उनमें से एक फॉलो कर लिया तो वो आज़ाद विचार कहाँ से कहला सकते हैं। मैं सिर्फ इतना तो मैं समझा रहा हूँ कि अपनी आज़ादी को जानो। आज़ादी कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। अगर महात्मा गांधी के कंसेप्ट को समझोगे, आचार्य अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने कभी भी कोई भौतिक आज़ादी की बात नहीं करी। हालांकि देश की आज़ादी के लिए मूवमेंट चलाए ज़रूर हैं, आज़ादी की बात करी ज़रूर है, लेकिन पूरे विश्व की भी आज़ादी की बात करी है, हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति की आज़ादी की बात करी है। किस चीज़ से आज़ादी हो? तुम्हारा ये जो सुअर जैसा जीवन तुम जीते आ रहे हो कि कुछ नहीं, चलो एक नौकरी कर ली छोटी सी, चलो छोटा सा ये अपना कैसे भी करके काटते रहेंगे, चलाते रहेंगे। इस जीवन से तुम्हें आज़ादी दे दें। इस जीवन से जब तुम मुक्त हो जाओगे उसे आज़ादी बोलते हैं। लेकिन आज़ादी में सबसे बड़ा अड़चन क्या बनता है?
वो हम स्वयं बन जाते हैं। किस तरीके से? क्योंकि हम खुद ही अपने रिश्ते बनाने लगते हैं। कभी भी सुनाओ कि हम एक रिश्ते में आज़ाद हो गए, हमेशा यही तो बोलते हो कि इस रिश्ते में हम बंध गए। अब जब तुम स्वयं अपने आप को किसी रिश्ते में बांध रहे हो तो आज़ाद कहाँ से होगे? एक तरफ तो तुम ये भी चाहते हो कि मैं जो भी करना चाहूँ कोई भी रोकने टोकने वाला ना हो, कोई भी पूछने वाला ना हो, और दूसरी तरफ एक रिश्ते में भी अपने आप को बांध रहे हो। अब बताओ ये दोनों जो आपस में इतने ज़्यादा इनमें विवाद है बातों में, कैसे हो सकती हैं? एक चुन लो, या तो अपने आप को बांधना चुन लो या तो अपने आप की आज़ादी चुन लो, और इन दोनों में से आज़ादी बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर है। और अगर तुम कोशिश भी करोगे आज़ाद होने की तो ये समाज तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ से बाहर निकलो। ये विचारधाराएं जो समाज की बनाई हुई, ये धर्म की जो विचारधाराएं हैं, धर्म की जो दीवारें हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि इन्हें तोड़ के तुम इनसे परे जाओ। ये यही चाहते हैं कि तुम भी इन्हीं के साथ ऐसे ही कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी जीते रहो। और अगर गलती से तुम निकल के भी चले गए तो तुम्हें किसी ना किसी का अवतार घोषित कर दिया जाएगा कि अरे ये तो ही हैव डिवाइन पावर्स, इस पे तो दैवी शक्तियाँ हैं, तो ये इस वजह से वो चला गया। लेकिन हमारे बस की थोड़ी है, लेकिन इसकी हम पूजा ज़रूर कर सकते हैं। इसने जो भी सिद्धांत दिए, जो भी बातें बताई, वो नहीं मानेंगे। इसकी मूर्ति बनवाऊँगा, पूजा करूँगा इसकी। जिस भी भगवान की तुम पूजा कर रहे हो बिना उसके सिद्धांत को जाने कि उसका अपमान करने के बराबर है, उसकी मूर्ति में जूता मारने के बराबर है। इतनी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती है। और आज़ादी खुले आसमान की तरह होती है। खुला आसमान देखा है, अनंत दिखाई पड़ता है। ज़मीन से देखोगे अनंत है। अब तुम कहोगे ऊपर अंतरिक्ष से देख रहे हो तो एक सीमित है, लेकिन खुला आसमान से मेरा मतलब है वही अनंत अंतरिक्ष, वही अनंत अंधेरा जिसका कभी अंत नहीं होता। अगर थोड़ी बहुत कंसेप्ट पता हो कि रोशनी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अंधेरे का अस्तित्व होता है, तो जो अंधेरा होता है वो अनंत होता है। रोशनी ख़त्म, अंधेरा ही रहेगा हर जगह। उस अंधेरे की तरह आज़ादी होती है। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि इस रोशनी की दुनिया से निकल करके तुम अंधेरे की दुनिया की तरफ जाओ। लोग मुझसे कहते हैं कि गुरु का मतलब तो हुआ कि अंधेरे से निकाल करके रोशनी की तरफ ले जाते हैं। गुरु का मतलब हुआ अज्ञान से निकाल करके ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा ही हो सकती है जब तुम शून्य हो जाओ। ज्ञान की पराकाष्ठा 2, 3, 4, 5 होने में नहीं होती है। ज्ञान की पराकाष्ठा केवल और केवल शून्य होने में होती है। जब समझ जाओगे खुद को तभी तो आज़ाद हो पाओगे। अब जरा मानो तुम अपने आप को क्या मानते हो, तुम क्या हो? तुम्हें ये जो नाम मिला, जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ, जय जो मेरा नाम है, मुझे कैसे पता मैं जय हूँ, या मेरी ये जात है, या मुझे ये करना है? ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता है? जो नाम दूसरों ने मुझे दिया वो नाम मैंने अपनाया। जिस तरीके से दूसरों ने मुझे देखा, मैंने उनके देखने के, उनके नज़रिए को जो मेरे लिए था उसे मैंने अपना लिया। मैं वही तो बना। मैं इसमें कहाँ पर हूँ? मैं यहाँ पर कहीं पर भी नहीं हूँ। केवल जो दूसरे का मुझे देखने को नज़रिया था, मैंने उस नज़रिए को अपना लिया और मैं वही बन गया। उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं। जब अपने अस्तित्व को, अपनी जड़ों को, अपनी चेतना को समझ जाओगे, वरना जैसा जीवन हम जी रहे हैं ऐसा जानवर भी जीते हैं। मैं केवल तुमसे इसलिए दिमाग मार रहा हूँ, इतना ज़्यादा तुमसे खोपड़ी इसलिए लड़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक जीवन मिला है, एक ये मौका हमारे पास है। तो ये मौका क्यों गंवाना? क्यों ना इसमें हम कुछ अच्छा कर जाएं। तुम ज़रा सोचो, तुम कितनी छोटी छोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। कहीं रिश्ते नातों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, वहाँ पे झुक जाते हो। कहीं जॉब में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, वहाँ तुम झुक जाते हो, उनके गुलाम बन जाते हो। हाँ, वो भी ज़रूरी है कि घर चलाना है, लेकिन क्यों चलाना है? क्या ये मेरी जिम्मेदारी है? अब अगर ये विचार तुम्हें पहले नहीं आया, विचार बाद में आया, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर अभी तुम अकेले हो तो अकेले रहा जा सकता है, क्योंकि अंततः अकेले ही रहना है। और यही आज़ादी का मूल स्वरूप है। इच्छाओं से मुक्ति, तभी तो आज़ाद हो पाओगे। इच्छाओं से मुक्ति कैसे होगी? जब तुम्हारी इंद्रियां वश में होंगी। एक बहुत अच्छा संस्कृत का श्लोक है, सुखस्य मूलम धर्मस्य, धर्मस्य मूलम अर्थस्य, अर्थस्य मूलम राजस्य, राजस्य मूलम इंद्रियजया। सुख का मूल अगर देखोगे तो धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल अंततः इन सब की अगर देखोगे कि कहाँ पे आकर एंड होती है, इंद्रियजया। जितनी भी तुम्हारी इंद्रियां हैं
उन्हें अगर तुम अपने कंट्रोल में रख पाते हो, उन पे कंट्रोल कर पाते हो, तब तो तुम्हारे पास सब चीज़ है। और वही आज़ादी का भी स्वरूप है, क्योंकि जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे वश में नहीं, चाहे बुद्ध देखो, महावीर देखो, कृष्ण देखो, सब ने इंद्रियों के ऊपर बात करी है। क्योंकि यही कृष्ण ने तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि मन तुम्हारा एक रथ है और ये रथ के 5 अलग अलग घोड़े हैं। अब ये भाग रहे हैं, अगर एक ही दिशा में इन्हें भगाओगे, मैं नहीं कह रहा कि इन्हें बांध के रख दो, बांध के रख दोगे किसी काम के नहीं रह जाएंगे, इन्हें दौड़ाना है, लेकिन एक ऐसी दिशा में दौड़ाना है जो उच्च दिशा है। अब 5 अलग अलग तरीके से भागेंगे तो रथ वहीं का वहीं डला रहेगा, 5 घोड़े भाग जाएंगे और कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। घोड़े भगाओ लेकिन सही दिशा में भगाओ। ऐसी भगवान बुद्ध की एक कहानी है। एक उनका शिष्य था, वो कहता है कि गुरुवर मुझे काम की ज़्यादा ही कुछ इच्छा होती है, मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं ठीक है, एक काम करो, पानी लेकर के आओ बहुत सारा, एक नाली बनवाते हैं उससे कि डालो पानी। अब जैसे ही पानी उस नाली में डाला तो पानी उस नाली से बहकर आगे गया। अब उस बुद्ध ने कहा कि ऐसा करो, ये जो नाली है यहाँ पे कुछ रोको कि पानी इसके आगे ना जा पाए। तो वो क्या करता है, मिट्टी इट्टी डालता है। अब बुद्ध कहते हैं पीछे से और पानी डालो, और पानी डालते हैं। थोड़ी देर तक तो जो मिट्टी का उसने बनाया था पानी को वो रोक पाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, और तीव्र गति से वो जब टूटता है तो पानी एकदम तेज़ी से आगे निकल के चला जाता है। फिर बुद्ध ने कहा कि यह रास्ता गलत है, एक काम करो, ये जो नाली जो सीधी बनाई है इसको ज़रा यहाँ पर बीच में एक कट लगाओ, यहाँ पर एक दूसरी नाली बनाते हैं। उसने वैसे ही करा, दूसरी नाली बीच में बनाई। अब जब दूसरी नाली बनाई, पानी डाला तो अब की बार उस दूसरी नाली से पानी गया। बुद्ध ने कहा यही मैं कहना चाहता था कि इसे तुम रोकना जितना चाहोगे बिल्कुल नहीं रोक पाओगे। केवल एक सही दिशा दी जा सकती है, डाइवर्ट किया जा सकता है, और वो तब होगा जब तुम्हें उस चीज़ से प्रेम होगा। वो प्रेम आज़ादी का ही स्वरूप है। अब समझ में आई ये सारी चीज़ें कैसे आपस में जुड़ी हैं। इसीलिए जो तुम भावनात्मक तौर पे जुड़े हो, चिन्हों से जो जुड़े हो कि 15 तारीख है आज़ादी का दिवस है, कहाँ की आज़ादी का दिवस है, ये तो मैं चेतना लेवल की बात कर रहा था। चेतना पे जब जाते हो, मैं अगर तुमसे इस धरती की भी बात कर लूँ, आज भी तुम उन्हीं नियमों में बंधे हो, आज भी तुम टैक्स पे कर रहे हो। क्या बदल गया? किस चीज़ की आज़ादी? केवल ये है जो पहले भूखे नंगे करके अंग्रेज़ तुम्हें मारते थे, जो पहले भारतीय भुखमरी के कारण मर जाते थे, तो आज सरकारों के पास तुम्हें भुखमरी से बचाने का ये तोड़ है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे दो, 10 योजनाएं चला दो। लेकिन आज भी स्थिति तो तुम्हारी वही है। स्थिति में क्या बदलाव आया? और जब संसारिक स्थिति में बदलाव नहीं आया तो कॉन्शियस लेवल पे कहाँ तक पहुँच जाओगे? इसीलिए मैंने कहा कि सर्कस के वो बंदर बन चुके हो जिसे नाचना भी दूसरों की उंगली पे, क्योंकि अगर मैं नहीं नाचूंगा, जो मेरा मास्टर है उसके कहने पर नहीं चलूँगा, मुझे खाना नहीं देगा, मुझे प्रताड़ित करेगा। लेकिन चाहिए मुझे आज़ादी भी है। जो बागी होते हैं उनके लिए जीवन बहुत बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें क्या लगता है बुद्ध और कृष्ण का जीवन बहुत सरल था? बहुत मुश्किल था, बहुत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन आज़ादी से केवल प्रेम था, प्रेम से प्रेम था, बात इतनी है। और यही बात थी जो उन्हें दुनिया से लड़ने के लिए मजबूर करती रही, और वो दुनिया से लड़ते भी रहे। यहाँ पे आसानी नहीं है, क्योंकि जब तुम बगावत करके निकलोगे तो तुम्हारा खाना पानी भी छीन जाएगा, तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो जाएंगे। अगर इतनी दम रखो, इतनी कुव्वत रखो तो आज़ादी की ओर बढ़ो। ऐसे ही आज़ादी की द ब्लाइंड किंगडम की भी बहुत अच्छी कहानी है। वहाँ पर भी क्या होता है, जब वो सब कुछ जो देख पाता था, अंधों के शहर में चला गया एक दिन। अंधों के शहर में देखा सभी अंधे, जन्मजात अंधे, घनघोर अंधे। जब देखा यहाँ तो सभी अंधे हैं, तो उसने बताने की कोशिश करी, खुला आसमान ये होता है, नीले अंबर ये होते हैं। तो लोगों ने उसी को पागल समझ के जेल में डलवा दिया। अब जब जेल में डाला, उससे भी बात नहीं बनी, वहाँ पे भी बगावती सुर। तो उससे कहा रुको, ऐसे नहीं, प्रगति के जाल फेंकते हैं। एक लड़की आई कि मेरे पापा यहाँ पे मिनिस्टर हैं, तुम्हें अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, तुम यहीं पे हम लोग साथ में रहेंगे, शादी होगी। अब प्रेम नहीं, ये मोह होता है। अंधों में अगर प्रेम करोगे, प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम जागरूकता में होता है। तो वहाँ पर वो जब गया तो उसने कहा चलो ऑफर स्वीकार कर लेता हूँ, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी और घर परिवार होगा, यहीं पे रहेंगे। जिस दिन जा रहा था अपनी आंखें फुड़वाने के लिए, देखता है खुला आसमान, वही बादल, वही तितलियाँ, वही पेड़, वही हरियाली, वही पहाड़। फिर सोचता है कि आइंदा देखने को नहीं मिलेंगे।
तो वो क्या करता है, इतनी तेज़ भागता है कि नदी नाले पहाड़ कूदते हुए सब निकल जाता है। और दूसरा अंत ये था, जाता है आंखें फुड़वा लेता है, फुड़वा के बैठ जाता है। लेकिन क्योंकि वो लोग तो जन्मजात अंधे थे, उन्होंने आज़ादी नहीं देखी, तो वो लोग तो जी लेते हैं अंधेरे में, वो लोग तो गुलामी में जी सकते हैं। जिसने आज़ादी एक बार देख ली फिर वो गुलामी में कैसे जिएगा? अंधा होकर भी कई सुख अंधे में भी दे दो फिर भी वो वहाँ पर नहीं जी सकता। तो इतनी सारी जो चीज़ें बताएं, शायद अब तुम्हारे समझ में आया हो कि किस लिए आज़ादी ज़रूरी है, आज़ादी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और ये वो छोटे छोटे आंदोलन से नहीं मिल सकती, संसारिकता से आज़ादी नहीं मिल सकती। अपने अंदर तुम्हें देखना पड़ेगा, अपने अंदर तुम्हें झांकना पड़ेगा। केवल आज़ादी वहीं पे मिल सकती है। आज़ादी का स्वरूप स्वयं के अंदर हो सकता है, स्वयं से बाहर नहीं। और आज़ादी इतनी खूबसूरत चीज़ है, उसके बाद तुम्हें कोई दूसरी चीज़ लेने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की स्थिति अगर मैं देखता हूँ तो हैरान रहता हूँ। ये हालत है, एक छोटा सा अगर स्कूल भी सिलेक्ट करना है तो 10 दिन लगते हैं। हज़ारों लोगों से पूछ लिया कि अब मैं क्या करूँ। कॉलेज देखना है, उसके लिए कौन सी स्ट्रीम लूँ जो मुझे, अरे मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी पढ़ाई नहीं पता कि मैं क्या पढूं क्या करूं। उसके लिए मैं 10 जनों से पूछता हूं कि कैसे करूं, क्या करूं, क्या ये लेना ठीक रहेगा। अरे जब अच्छा लगता तो ले लिया, बात खत्म। लेकिन आजकल की स्थिति, अभी जैसे ऐप का एग्जाम्पल हमने लिया था, वो तो सबसे भयावह स्थिति है कि फिजिकल लेवल पे इतने ज़्यादा गुलाम हो चुके हो कि दूसरा एक सामने वाला केवल एक एप्लीकेशन है, उसका एल्गोरिदम तुम्हें पूरी तरीके से समझ के तुम्हें उसी में फंसाए रखता है। अब निकल जाओ। और हम मनाते आज़ादी हैं, कब तक ऐसी आज़ादी मनाओगे? बगावत करो, इनसे बाहर निकलो, इनसे ऊपर उठो। एक और मुझे कहानी याद आ रही है, वो सोक्रेटिस की है। एक पेंटिंग आप अक्सर देखते होंगे जहाँ पर कि बहुत सारे लोगों को ज़मीन के अंदर एक गुफा में बंद करके रखा जाता है। दोनों तरफ दीवारें होती हैं, सामने से थोड़ी रोशनी आ रही होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उस रोशनी में कुछ अजीब अजीब से चित्र बना करके उठाते हैं कि वो जो चित्र जाती है उसकी परछाई जब जा कर के सामने दीवार पे पड़ती है तो बड़ी भयावह है कि बाहर तो कोई बड़ा तगड़ा राक्षस है, बाहर जाओगे तो मारे जाओगे। उसी डर में वो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी उसी गुफा के अंदर, उसी अंधेरे में बिताने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति हिम्मत करता है और वो जब बाहर की तरफ जाता है तो दिखता है कुछ नहीं है, कुछ लोग केवल ऐसे ही डराने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो बाहर ऊपर निकलता है तो देखता है खुला मैदान है, हालांकि वहाँ पर है कोई नहीं उसके सिवा, क्योंकि वो अकेला ही उसने हिम्मत करी, अकेले ही उसने बगावत करी। वहाँ पे कोई होगा नहीं, वहाँ पे तुम्हें अकेला ही होना पड़ेगा। लेकिन जब वो वहाँ बाहर निकला, उसने देखा कि किस तरीके से खुला आसमान है, किस तरीके से खुला मैदान है, किस तरीके से खुला जीवन है। तब उसने आज़ादी का महत्व समझा। आशा करता हूँ इतनी जो बातें बताई आप भी आज़ादी का महत्व समझोगे और ये जो सर्कस वाले बंदर की ज़िंदगी चल रही है इससे बाहर निकलोगे।